यस सर, विजिबल सर। वेरी फाइन। अभी एक चीज आपको याद रखनी है, जितने सारे लोग हैं प्लीज अपना माइक म्यूट रखिएगा, और जब आपसे कुछ पूछा जा रहा है तभी आप माइक ऑन कीजिएगा। Until keep your mic on mute, right? हम सभी जानते हैं, देखिए हमारे पास 60 राइटर्स हैं एलटी के सिलेबस में, और उन राइटर्स के कुछ पर्टिकुलर वर्क्स दे रखे हैं, 1 या 2 या 3। तो आपको क्या समझना है, हमको जो अटेंटिवली जहाँ पर ध्यान देना है वो कंटेंट की तरफ ध्यान देना है, जो पर्टिकुलर वर्क प्रिस्क्राइब किया गया हमारे सिलेबस में उसकी तरफ। बायोग्राफी पे उतना ध्यान नहीं देना है, हम आपको जितना बता रहे हैं आपको केवल उतना ध्यान देना है, ठीक है जी, बाकी नहीं पढ़ना है हमको है। अननेसेसरली हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी बायो से कुछ आने वाला नहीं है। जितना फैक्ट्स आ सकता है, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, तो वो हम लोग जो है बात करेंगे वहां पर, बाकी हम लोग उसको जो है डिप करते चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डेरेक बॉलकोट जी हमारे एक बेसिकली कैरेबियन राइटर हैं। ये हमें चीज ध्यान देनी है, ठीक है जी। कौन से राइटर हैं? कैरेबियन राइटर हैं ये। और इनका बेसिकली जन्म होता है 23 जनवरी 1930। याद रखना, इनका डेट और से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँ उसको आपको नोट डाउन करना है, अपना पेन पेंसिल पेपर लेकर के बैठेंगे साथ में। तो जनवरी 23 1930 में इनका जन्म होता है, बेसिकली कहाँ पर? कैस्ट्रीज सेंट लूसिया में। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट याद रखना, ये कि इनका जन्म कहाँ होता है? सेंट लूसिया, ठीक है। बेसिकली एक कैरेबियन आइलैंड है जो अफ्रीका से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और इनके ट्वाइन ब्रदर्स होते हैं। भाइयों का नाम क्या है करते थे क्या नहीं करते थे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं बड़े भाई का नाम दे रखा है रोड्रिक, और इनकी सिस्टर होती है जिनका नाम होता है पमेला, ठीक है। इनसे भी कोई लेना देना नहीं है नॉर्मली आप देखेंगे। बाकी 2017 में इनकी डेथ हो जाती है, तो ये डेथ हम याद कर सकते हैं, बर्थ डेट इतना नहीं हमें याद करने की जरूरत है, ठीक। दूसरा क्या है, इनकी माता जी जो थी जिनका नाम था एलेक्स मार्लिन, ठीक है, एक मेथोडिस्ट थी। और बेसिकली ये भी याद रखना है कि जो हमारे डेरेक बॉलकोट हैं, ठीक है, तो ये भी एक मेथोडिस्ट थे। मेथोडिस्ट क्या है कि बेसिकली एक प्रोटेस्टेंट आपने सुना होगा रिलीजन था, ठीक है, बेसिकली उसको सपोर्ट करने वाले थे ये, और एंग्लिकनिज्म से ये एसोसिएटेड है। जब आपने हैनी अस्टम को पढ़ा होगा तब आपको समझ में आएगा। आफ्टर दैट आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर रिलीजन जो है चर्च का, चर्च ऑफ इंग्लैंड होता है, वो अलग अलग रिलीजन में डिवाइड हो जाता है, हालांकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो मैंने आपको बोला कि डेरेक बॉलकोट क्या है, एक कैरेबियन राइटर है, पहला पॉइंट है। दूसरा आपको याद रखना है कि बेसिकली ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, ठीक है। तो हमसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज अ पोस्ट कॉलोनियल राइटर, तो हम लगा देंगे डेरेक बॉलकोट। पूछे जा डेरेक बॉलकोट कौन से पोएट हैं, कहाँ के हैं, तो बेसिकली कैरेबियन के हैं। अगर ये आ जाए कि अफ्रो अमेरिकन है तो आंसर हो जाएगा गलत। एक बात आपको याद रखना है, ये बेसिकली इनका यूरोपियन और अफ्रीकन डिसेंट था, मतलब वंशज वहाँ पर है, उस प्रकार से इनका संबंध है अफ्रीका से। वैसे तो ये कैरेबियन राइटर माने जाएंगे, ठीक है। तो माता जी बेसिकली क्या थी, एक मैथोडिस्ट स्कूल टीचर थी, और इनका काफ़ी ज़्यादा जो है डेरेक बॉलकोट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक। और इन्होंने ही क्या किया है भाई, डेरेक बॉलकोट महोदय को इनकरेज किया है पोइट्री के लिए, और जो भी प्ले वगैरह से उनके परफॉर्मेंस को लेकर के, ठीक। पापा इनके जो थे बेसिकली वारविक बॉलकोट थे, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे और पेंटर बैथरिन वाले थे, ठीक है। तो डेरेक जो इनके फादर होते हैं बेसिकली केवल 1 ही साल के होते हैं तब इनके पिताजी की जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक। तो अब ये मैंने आपको बताया कि इनकी माता जी बेसिकली मेथोडिस्ट थी, तो इनका जो पालन पोषण होता है वो भी इसी में ही होता है, ठीक। और इनकी माँ जो है बेसिकली शेक्सपियर की कहानियाँ वगैरह सुनाया करती थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न बना लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर whose stories were being recited by डेरेक वॉलकोट्स मदर, तो डेरेक वॉलकोट की माता जी के द्वारा किस राइटर की जो है पोइट्रीज वगैरह रिसाइट की जाती थी या स्टोरी टेलिंग की जाती थी डेरेक वॉलकोट के लिए, तो वहाँ पर एक आंसर हमारा हो सकता है शेक्सपियर। इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। अगर ये बनेगा तो ये टफ लेवल का होगा।
संभावना हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि ये प्रश्न यहाँ से ऐसे डिजाइन हो सकता है। दूसरा इनकी एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली जो बेसिक इनकी एजुकेशन रही वहाँ पर एस टी मैरिज कॉलेज कैस्ट्रीज में, सेंट लूसिया में था वहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन और थोड़ा सा जो है क्लासिकल लिटरेचर वगैरह पढ़ा था। अगला एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखना, जब ये मात्र 14 साल के थे तो इनकी जो पहली पोएम आई थी लोकल पेपर में, ठीक है जी, उस पोएम का नाम था मिल्टोनिक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिख लेना मिल्टोनिक। मिल्टोनिक बेसिकली ये क्या है, एक रिलीजियस पोएम थी। अब ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि मिल्टोनिक कैसी पोएम थी, क्योंकि मिल्टोनिक पोएम हमारे सिलेबस में है नहीं, तो ये रिलीजियस पोएम कभी नहीं आएगी। हमसे ये प्रश्न आ सकता है बेसिकली कि भाई एट द एज ऑफ 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज कंपोज्ड बाय डायरेक्ट बॉलकोट। 14 साल की उम्र में इन्होंने कौन सी पोएम कंपोज की थी, तो देन आवर आंसर विल बी मिल्टोनिक। बाद में जो है इनका पहला कलेक्शन आता है 25 पोएम्स, ये कलेक्शन का नाम है, 1948 में आता है। फिर इनका एक वर्क है एपिटैफ फॉर द यंग, ठीक है, 12 कैंटोस, 1949 में आता है। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है फाइनेंशियल हेल्प माता जी की तरफ से इनको मिली थी। और बाद में इनको एक स्कॉलरशिप मिली थी, ये भी हमें कोई मतलब नहीं है, अवार्ड ऑफ कॉलोनियल डेवलपमेंट स्कॉलरशिप मिली थी इनको यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेस्ट इंडीज में पढ़ने के लिए, जमाइका में, ठीक। बाकी 1953 में इन्होंने बीए किया था। बीए किन किन लैंग्वेज में किया था, इंग्लिश में, फ्रेंच में और लैटिन में। तो मैं आपको बार बार याद दिला दूं कि राइटर का जितना मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बस एक माइंड मैकअप बनाने के लिए, ठीक। बाकी ये आएगा नहीं कि कब इन्होंने बीए किया, कहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज में किया, ये सब फालतू चीज़ें कभी नहीं आएंगी पेपर में। सीधा कट, जितना बताऊँ उतना पढ़ना है बस। अभी आपको क्या ध्यान देना है, अब इनके अर्ली करियर की बात करें और थिएटर में इनका जो है बेसिकली कैसा हैंड रहा उसको बात करें, तो इन्होंने कुछ समय के लिए ग्रेनेडा में और जमैका में पढ़ाया था। बाद में इनको जो है रॉक फेलर फेलोशिप मिलती 1958 में। तो बाद में जो है टू स्टडी थिएटर इन न्यूयॉर्क में चले जाते हैं, ठीक, वहाँ पर। और बाद में फिर ये ट्रिनिडाड में जाते हैं 1959 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन्होंने मतलब अपने भाई के साथ में मिलकर के ट्रिनिडाड थिएटर वर्कशॉप खोली थी 1959 में। ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ये वाला पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डायरेक्ट वॉलकोट। तो उसमें आ सकता है कि ट्रिनिडाड थिएटर वर्कशॉप इन्होंने खोली थी, तो बिल्कुल खोली थी, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है बस। 1959 में, ये डेट याद रखनी है, 1959 में। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, को फाउंडर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, इंडिविजुअली अगर आ जाएगी डायरेक्ट बॉलकोट जो है इंडिविजुअली वी कैन से फाउंडेड एट ट्रिनिडाड थिएटर वर्कशॉप, तो आंसर गलत हो जाएगा। इंडिविजुअली नहीं थी, ये को फाउंडर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। वहाँ पर इन्होंने लगभग जो है भाई 20 से ज़्यादा प्लेज वगैरह जो है प्रोड्यूस किया, हालांकि कितने की कितने कोई मतलब नहीं है। इन्हें जो प्लेज की शुरुआत की थी, उनका पहला वर्क था हेनरी क्रिस्टोफी, 1950 में आता है ये। बाद में फिर जो है टी जैन, हिज ब्रदर्स, ठीक है। और सबसे इनका फेमस जो है बेसिकली ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन्स है, ये वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे फेमस ये। इसके लिए जो है इनको ओबी अवार्ड 1971 में दिया गया था। बाकी इनका पोएट्री कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा होगा इन अ ग्रीन नाइट, ठीक है। ये बेसिकली फाइनली 1962 में आता है। और जो हम लोग पोएम पढ़ने वाला जिसका नाम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये आपका इन अ ग्रीन नाइट से लिया गया है, ठीक है। ये हम आपको पोएम पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला कलेक्शन है। और इससे एक प्रश्न सीधा हमारे बाकी इनके कलेक्शंस हैं जैसे कि कंटिन्यूड विद सी ग्रेप्स, सी ग्रेप्स द एट स्टार एप्पल किंगडम 1979 में, अनदर लाइफ। ये डेट पे ध्यान नहीं देना, वर्क पे ध्यान देना, ठीक। और मोस्टली अगर बात की जाए तो इनकी जो थीम रहती है वो ये कॉलोनियल हिस्ट्री पर आइडेंटिटी और कल्चरल डिवीजन को लेकर के रहती है। तो ये थीम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आपको कॉलोनियल हिस्ट्री और आइडेंटिटी, ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी थीम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो सबसे ज़्यादा एक फेमस वर्क है ड्रीम
और मंकी माउंटेन के बाद में वो है आपका ओमेरस। ये ओट जो है बेसिकली इपिक है, इनका मास्टरपीस है और एक इपिक पोएम बोली जाती है जो कि कैरेबियन में सेट है, और ये होमेरिक इपिक पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें पोस्ट कॉलोनियल और डायस्पोरिक थीम वगैरह मिलेगी। हालांकि इसके अंदर हमें जाने की जरूरत ही नहीं, बस इतना हमें याद रखना है कि ओमेरस इनका वर्क है बस। बाकी हम अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं कि कैरेबियन पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें पोस्ट कॉलोनियल और डायस्पोरिक थीम्स हैं, और इसको बेसिकली द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट बुक माना था 1990s में। बाकी सबसे महत्वपूर्ण अगला फैक्ट ये है कि ये नोबेल प्राइज विनर है, 1992 में मिला था इनको, और स्पेसिफिकली जो है मंकी माउंटेन लिखा था उसी के लिए। तो ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जा सकता है इनको नोबेल प्राइज कब मिला। ये बेसिक सा क्वेश्चन है इसलिए आ सकता है, वैसे राइटर बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, बाकी इनके कुछ और वर्क्स हैं जैसे कि द प्रोडिगल 2004 में आता है, व्हाइट इग्रेट्स 2010 में आता है, और इनको टीएस इलियट प्राइज भी दिया जाता है। बाद में ये टीचर का काम करते हैं। टीचर काम कहाँ इन्होंने किया, बोस्टन यूनिवर्सिटी में किया। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने जो है बोस्टन प्लेराइट थिएटर 1981 में फाउंड किया। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला भी किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये वाला भी। ठीक है, अब बेसिकली कह सकते हैं विजिटिंग प्रोफेसर हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, जैसे कि कोलंबिया, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ इसेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा, लास वेगास। यहाँ पर जो है बेसिकली एज ए विजिटिंग प्रोफेसर भी ये काम किए हैं। इनके ऊपर बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस लगा था जब ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी में थे। ठीक है, और जो थीम है वो आप सब एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कल्चरल हाइब्रिडिटी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में सीधा आएगा पेपर में। ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा इसमें राइटर है जिसके वर्क में कल्चरल हाइब्रिडिटी देखने को मिलता है, तो बस एक ही बंदा होएगा, वो है हमारा डेरेक वॉलकोट। और इनके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था बेसिकली इनके वर्क्स के ऊपर, ये टीएस इलियट से और इजरा पॉन्ड, इन दो का सबसे ज्यादा इनके ऊपर इम्पैक्ट रहा है, इन्फ्लुएंस थे। बाकी तो आप देख सकते हैं शेक्सपियर भी है, मिल्टन भी है, इलियट पॉन्ड्स एंड मेल्डिंग विद कैरेबियन रिदम्स एंड डायलेक्ट। बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं टीएस इलियट, इजरा पॉन्ड बेसिकली सिंबोलिस्टिक राइटर है। ठीक है, इमेजिज्म भी इनके में देखने को मिलता है। तो जब हम डेरेक वॉलकोट की पोएम को पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे मेटाफॉर्स का यूज हुआ है, इमेजरी का यूज हुआ है, आयरनी का यूज हुआ है, जो कि एक मॉडर्निज्म का ट्रेंड है बेसिकली है। यहाँ पर इनके मेजर कलेक्शंस जो मैंने दे रखे हैं बेसिकली डिटेल्ड में। तो ये एक बात याद रखना, जैसे ये बेसिकली ओमेरस की पिक है तो इसको मैग्नस ओपस बोला जाता है। ठीक, यानी कि सबसे बेहतरीन बुक यही है। बाकी ये किस मीटर में लिखा है ये हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए देख सकते हैं। ये टारजराई में है, और टारजराई में आपको पता ही कि कहाँ शुरू होता है। और ये इन अ ग्रीन नाइट ये है, इसमें आपकी ये पोएम है आ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ये आपसे पूछा जाता है पेपर में कि भैया जी ये बताइए कि किस कलेक्शन से अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका ली गई है, तो इन अ ग्रीन नाइट ये सबसे प्रत्याशित वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा ये भी जब पोएम की तरफ चलेंगे तब। बाकी कास्ट वे अदर पोएम्स हैं, अनदर लाइफ ये बताया, सीक्रेट्स हो गया आपका ये, इनके बारे में यहाँ डिटेल में दे रखा है। देखो ये जो ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन्स है बेसिकली इसको ओवी अवार्ड्स ये दिया जाता है। हैनरी क्रिस्टोफी ये क्रॉनिक है, इन 7 सीन्स में है ये। ठीक है, इसमें आपका जो है बेसिकली पावर बेट्रायल पोस्ट कॉर्नर, ये आपको वर्क दे रखे हैं। इसमें हमसे कभी ये पूछेगा नहीं इस प्रकार से इनके अंदर का, लेकिन मैं आपको जो वर्क बता रहा हूँ उन पर आपको ध्यान देना। तो मैंने आपको बताया देखो, ओमेरस एक हो गया, ये वाला में याद रखना ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन। दूसरा ये हैनरी क्रिस्टोफी, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हो गया। 1 2 3 तीसरा वर्क मान लो, ये तीसरा हो गया। और पेंटोमाइम
ये चौथा हो गया। आप में से कोई मुझे बताएगा, ये लिटरेरी टर्म है पेंटोमाइम, तो बताएगा कि व्हाट इज पेंटोमाइम, बताइए। ये किस प्रकार, एक लिटरेरी टर्म है आपका एमएच अब्राहिम में, बताइए क्या है, बताइए क्या। अच्छा पोस्टर वाले प्ले होते हैं, वो कभी नहीं बात। अरे कहने का मतलब जस्ट लाइक जो है आपका क्लोसेट ड्रामा जैसा होता है, ठीक है। यस सर। बस क्या बस जैसे मतलब एकदम बोलना नहीं है, बस वैसे एक्टिंग करनी है। और आप लोग से जानते हैं वो स्टेज पर बेसिकली परफॉर्म नहीं होता, केवल पढ़ने के लिए होता है। तो ये हो गया, ठीक। इतनी सारी चीज़ें थी। एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, लास्ट में है ये जो है बेसिकली नाइटेड बाय सेंट लूसिया इन 2016, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सेंट लूसिया रेसिपेंट। ये इनको जो है बेसिकली नाइट रूट की उपाधि दी गई थी 2016 में। बाद में इनकी 17 मार्च 2017 में इनकी डेथ हो जाती है कैप स्टेट सेंट लूसिया में, ठीक। अब हम आपको जो जो चीज़ें बता रहे हैं उसको आपको नोट करना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि हमारी इस पोएम में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलने वाला है। चलिए, तो पहले जो है हम लोग इसकी थीम की बात करते हैं। थीम क्या इसकी है, देखो हमने अभी आपको ऊपर बताया इन ग्रीन नाइट, ये बेसिकली 19, ऐसे अगर इंडिविजुअली पूछ रहे तो 1962 में आता है, कलेक्शन इन ग्रीन नाइट हो गया, ठीक। और इसका हम थीम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, जो आपको थीम याद रखना है। थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। क्या क्या थीम है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी लिख लो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी का मतलब अभी हम जब पढ़ेंगे तो आई एम हु पॉइजन्ड विद टू करके आएगा, उसमें एक लाइन है। तो ये बताते हैं कि मतलब ये मिक्सड है यूरोपियन और अफ्रीकन के, वो चीज़ में दिखाई गई है, ठीक है। और कोलोनियलिज्म भी दिखाया गया है नंबर 2 पर, ठीक। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और रेसिज्म भी कह सकते हैं, इसमें हमें देखने को मिलेगा रेसिज्म, ठीक है। और बाकी आप चौथा जो हम ऊपर बता ही चुके थे, कल्चरल हाइब्रिडिटी, कल्चरल हाइब्रिडिटी हो गया आपका। ये थीम हो गई, इन्हीं में से आ सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज नॉट एसोसिएटेड विद अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, तो आपको पता ही होना चाहिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म एंड कल्चरल हाइब्रिडिटी, ये सभी है इसमें, ठीक। तो आप आराम से इसको समझ पाएंगे। और बाकी इसमें इमेजिज्म भी देखने को मिलेगा। और मैंने बताया था कि मतलब आयरनी भी है, मेटाफर्स भी हैं। और इस पोएम के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके आप आंसर्स हमें यहाँ पर देंगे, ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में। तो बड़े ही ध्यान से आपको इस पोएम को पढ़ना है और समझना है, ठीक। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप समझिए ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि इसमें आपकी कहानी है माओ माओ अपराइजिंग की, ठीक है जी। माओ माओ अपराइजिंग जो कि 1952 से 1960 तक लगभग जो है वो रहा है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माओ माओ, माओ माओ। ये 1952 से 60 तक रहा है, ठीक। ये आपको ध्यान देना है, ये माओ माओ रिविलियन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जितना बता रहा हूँ मैं, तो आपसे आ सकता है ये।
तो चलिए अब हम करते हैं शुरू। इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पोएट कह रहा है कि a wind is ruffling the tawny pelt of Africa। अभी यहाँ पर आप ये वर्ड देख रहे होंगे ट्वेनी पेल्ट, ठीक है। ये अपने आप में क्या एग्जांपल है, ये मेटाफर का है। तो ये फ्रेज भी हमसे आ सकता है कि ट्वेनी पेल्ट किस वाले वर्क में यूज किया गया है, ये भी याद रखना फ्रेज। तो ट्वेनी पेल्ट का मतलब क्या होता है कि भाई अनस्किन्ड एनिमल, समझना बात को, मतलब ऐसा कोई जानवर जिसकी स्किन ना हो, यानी कि अगर स्किन नहीं होगा तो बेसिकली उसका कलर कैसा लगेगा, थोड़ा सा बेसिक रेडिश लगेगा या थोड़ा सा ऑरेंज कलर जैसा आपको लगेगा, ठीक है ना। ऑफ अफ्रीका, यानी कि यहाँ पर अफ्रीका की तुलना की गई है अनस्किन्ड एनिमल से, कि जैसे एक अनस्किन्ड यानी जिसकी त्वचा नहीं है, जिसके पास ऊपर से त्वचा नहीं है, जिसके कारण उसका बॉडी पूरा का ऑरेंज कलर रेडिश लग रहा है ना, वैसे ही अफ्रीका इस समय दिख रही है। क्योंकि अफ्रीका जिस चीज़ के लिए जानी जाती थी, ग्रीनरी के लिए, ठीक है, फर्टिलिटी के लिए, वो सब चीज़ एकदम कन्वर्ट हो गई है किसमें, ड्राइड में, मतलब ड्राई हो गई, सब कुछ सूख गया है। और आप जानते हैं अफ्रीका में बेसिकली वेल्ड के मैदान है, यानी कि घास के मैदान है। वेल्ड जो बहुत ज़्यादा मतलब हरी भरी रहती है, उसी के लिए अफ्रीका जाना जाता है, वो अब कैसी हो गई, येलोइश हो गई है, ऑरेंज कलर की हो गई है। तो वही कह रहा है कि अफ्रीका जो कि बेसिकली एक अनस्किल्ड एनिमल की जैसी है, या कह सकते हैं ड्राइड हो गई है, वहाँ पर हवा जो है बेसिकली बहुत तेज चल रही है। अब यहाँ पर हवा का मतलब यहाँ से आप समझिएगा बेसिकली वायलेंस से है, यानी कि जहाँ पर अफ्रीका, जहाँ फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी या ग्रीनरी के लिए जानी जाती थी, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू ड्राइनेस, राइट, ड्यू टू द वायलेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म। बिकॉज वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहाँ की जो ट्राइब्स हैं, किक्यू जनजाति, उनको। तो पहली लाइन के बारे में समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बताइए, और नो। से यस और नो। बताएंगे तो आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना। यस सर। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आगे आता है कि क्यू क्या है, ये बेसिकली ट्राइब है। तो हमसे एग्जाम में आ सकता है कि भाई क्यू जो ट्राइब है वो किस वाले वर्ग में मेंशन किया गया है, तो हम लगा देंगे कि आ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, पहला पॉइंट। दूसरा हमसे ये पूछेगा कि क्यू अफ्रीका के किस हिस्से की जो है बेसिकली ट्राइब है, तो केन्या की है ये, ठीक है। तो अब एक बात याद रखना, यहाँ पर सिमिली यूज किया गया कि क्यू जो जनजाति है क्विक एज फ्लाइज। क्विक का मतलब बहुत फास्ट है, तीव्र है, फ्लाइज का मतलब आप जानते हैं मक्खी सी, यानी कि क्यू जो ट्राइब्स हैं वो बेसिकली फ्लाई के जितनी फास्ट है। और जो फ्लाइज जो कि बैटेंड हुई है, बैटेंड का मतलब मोटी हुई है खा खा करके, अपॉन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ वेल्ड, वेल्ड के मैदानों में जो ये खूना खच्चड़ हुआ है, जो यहाँ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, इनके उनके खून को चूस चूस करके ये जो है मोटी हुई है। वैसे क्योंकि जनजाति जो है ना, वो भी बहुत फास्ट हैं और वो भी इसी एरिया में पले बड़े हैं, ठीक है, अपने आप को पले बड़े हैं। और इस एरिया में जो बेसिकली एक स्ट्राइव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये वेल्ड हमसे पूछा जा सकता है कि वेल्ड क्या है। वेल्ड बेसिकली एक ग्रासलैंड है। हमसे एग्जाम में आ सकता है कि अफ्रीका में किस प्रकार का ग्रासलैंड पाया जा सकता है, या फिर which type of grassland was mentioned in the poem A Far Cry from Africa, तो आंसर हो जाएगा वेल्ड। प्रेरीज वगैरह ये सब आपसे आ सकता है। अब ये बता रहा है कि ये जो वर्ल्ड का मैदान है, अर्लियर विच वाज नोन फॉर इट्स ब्यूटी, एंड प्रोडक्टिविटी, राइट, एंड फॉर दैट पर्पस इट वाज कॉल्ड पैराडाइज। जो पैराडाइज बोला बोला जाता था। तो यहाँ पर क्या है, क्रॉप्सेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज। अब यहाँ पर बेसिकली केवल डेड बॉडीज ही दिखाई पड़ रही हैं ड्यू टू द मॉ रेवेलियन। मॉ रेवेलियन वाज अकर्ड बिटवीन द यूरोपियन, we can say Britishers and Kikuyu tribes. Kikuyu was local tribe of Africa, Kenya, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है आपको अगला, only the worms, kernel of carrion। कैरियन मतलब बेसिकली जो है आप किसी भी एनिमल का मांस है। अब समझना यहाँ पर
तो यहाँ जो बॉडीज पड़ी हुई हैं, यहाँ पर जो जो वर्म है और वर्म का जो कर्नल है वो बेसिकली ऑर्डर दे रहा है कि ये जो जितनी भी यहाँ पर बॉडीज पड़ी है इनको तुम खा जाओ, समझना बात। तो वैसे ही यहाँ पर कर्नल जो लगाया गया है वो बेसिकली आर्मी के ब्रिटिश ऑफिसर के लगाया गया है, जो ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ जितने भी हैं उन सबको तुम मार दो। बात समझ में आई? तो यहाँ पर केवल जो है ब्रिटिशर्स दिखाई पड़ रहे हैं और उनका लीडर दिखाई पड़ रहा है कि वो केवल ऑर्डर दे रहा हो। कह रहा है कि क्राइज वेस्ट नो कंपेशन ऑन दी सेपरेट डेड, कि जितने यहाँ मरे पड़े हुए किसी के ऊपर कोई दया नहीं करनी है, सबको तुम जो है बचे जो है उनको ही मार दो, बाकी जो पड़े हैं वो पड़े हैं। तो यहाँ पर वॉर्म जो लगाया गया, वैसे तो कीड़ा होता है जो कि बॉडी को खा जाता है, वैसे वहाँ पर कर्नल ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी तुलना यहाँ वॉर्म से की गई है। तो पहला पॉइंट याद रखना है, अगर आपसे आ सकता है कि क्यू ट्राइब वॉज कंपेयर्ड विथ विच इंसेक्ट, तो आपके पास ऑप्शन होंगे, जैसे इसमें आएगा इफ्सीज आ जाएगा, दूसरा आपके पास आ जाएगा कैरियन आ जाएगा, तीसरा आपका आ जाएगा फ्लाइज आ जाएगा, ठीक है, चौथा आपका आ जाएगा डैपर्स। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि क्विक्यूज की जो है तुलना किसके साथ की गई, तो आप क्या बताएंगे? फ्लाइज। ठीक है जी, ये वाला समझना है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन ये है, ये वेस्ट, ये वाला, ये हमारे एग्जाम के लिए, एक मिनट प्लीज, हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आ सकती लाइन है, क्या आ सकती है कि वेस्ट नो कंपेशन ऑन दी सेपरेट डेट्स, इनके ऊपर कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कोटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला भी है, अब जो यहाँ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो कह रहा है यहाँ पर कि स्टेटिस्टिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज द सैलिएंट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। कह रहे हैं कि जो स्टेटिक्स हैं, जो डेटा है, वो जस्टिफाई करता है, और जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इस डेटा को एनालाइज किया है, वो ये कहते हैं कि जो भी कॉलोनियल पॉलिसी रही है, ठीक है, यहाँ के जो है क्योंकि ट्राइब्स को लेकर के, अफ्रीकन पीपल को लेकर के, वो बेसिकली सही है। जो उन्होंने किया है, जो इतने सारे लोग मारे गए हैं, वो ठीक है। यानी कि जो भी डिह्यूमनाइजिंग वर्क था बेसिकली ब्रिटिशर्स का, दैट वाज जस्टिफाइड बाय द स्कॉलर्स। ठीक है, तो एक ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज दैट टू द वाइट चाइल्ड हैक्ड इन बेड। अब ये ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए थे, क्योंकि एक बार ये क्यू रेवेलियन इतने ज्यादा मतलब वायलेंट हो गए कि एक अंग्रेज का बच्चा लेटा हुआ था, उसको इन लोगों ने बेड में ही मार दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मतलब व्हाट इज दैट टू वाइट चाइल्ड हैक्ड इन बेड, मतलब इसको क्यों मार दिया गया, इसकी क्या गलती थी? टू सैवेजेस, तो ये इतने ज्यादा मतलब अनसिविलाइज्ड हैं, क्रूर हैं ये लोग। एक्सपेंडेबल एज ज्यूस, जैसे कि ज्यूस जो थे जर्मनी में, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। और जर्मनी में क्या हुआ था, ज्यूस के साथ हिटलर ने उनको सबको मरवा दिया था, तो वैसे ही इनके साथ द सेम पॉलिसी शुड बी यूज्ड, मार देना चाहिए। तो अब क्या होता है, चारों तरफ ब्लड स्लड था, ब्लड स्ट्रीम्स थी, ठीक है, वायलेंस था, डीह्यूमनाइजेशन जो है डीह्यूमनाइजिंग एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन वहां पर चल रहा था। तो जो प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी, ग्रीनरी, ब्यूटीनेस, जो भी सीनरी थी वो सब खत्म हो गई थी। तो लिखा है थ्रेस्ड आउट बाय बीटर्स, यहाँ पर जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें थी वो सब की सब जो है हटा दी गई, थ्रेस्ड कर दी गई। थ्रेस्ड का मतलब समझ रहे होंगे, मतलब किसी चीज को मतलब जैसे हम लोग थ्रेसर में गहा देते हैं ना, हटा देना, वैसे चीजों को जो हटा दिया गया है। और बीटर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, ये लगाया गया है ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियंस के लिए। चलिए अब कह रहे हैं यहाँ पर समझना, द लॉन्ग रसेस ब्रेक इन अ वाइट डस्ट ऑफ इफ्सिस whose cry have wailed since civilization dawn from the Perth river or waste teeming plains।
अब यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, देखो लिखा है वेस्ट टीमिंग प्लेन्स, मतलब एक ऐसा मैदान यहाँ पर हुआ करता था जहां पर अलग अलग प्रकार के पक्षी वगैरह, वेस्ट वगैरह या कीड़े मकोड़े रहा करते थे। और कुछ जो है नदी के किनारे पर चिड़िया वगैरह रहा करती थी, वाटर एनिमल्स भी कह सकते हैं, या फिर बर्ड्स वाटर वाली रहा करती थी। वो सब क्या हुआ है, और जिनको जो है बेसिकली हमारी सिविलाइजेशन का प्रतीक माना जाता था, अफ्रीकन सिविलाइजेशन का प्रतीक माना जाता था, वो सब के सब क्या हुए हैं, सब खत्म हो गया, ब्रेक लग गया है इन अ वाइट डस्ट ऑफ इफ्सीज। जो इफ्सीज वगैरह यहाँ पर होती थी, वो ये सफ़ेद धूल में, यानी कि अंग्रेजों के वायलेंस के कारण एक ज़माने में जो इफ्सीज यहाँ पर वर्ड हुआ करती थी, जो वाटर में रहती थी, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मतलब हमारे यहाँ की सिविलाइजेशन का प्रतीक हुआ करती थी, वो अब सब चली गई हैं। ठीक है ना, कि इतना ज़्यादा जो है कॉलोनियल सेपरेशन हुआ है, और इनका जो है बर्ड्स का बेसिकली हंट हुआ है, जिसके कारण सब चली गई। अभी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट और अभी आपको नोट करना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जी, कम ऑन जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं। पता होना चाहिए दिया भाई साहब। चलिए, तो ये लाइन देखेंगे, इसमें बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है सीधी लाइन, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको। यहाँ पे लिखा हुआ द वायलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट इज रेड एज अ नेचुरल लॉ। देखो एक जानवर, एक बीस्ट या जानवर, कीड़ा मकोड़ा दूसरे के ऊपर बेसिकली वायलेंस करता है, अटैक करता है, तो चलो ठीक है, इसको नेचुरल लॉ मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई उसमें थ्योरी ऑफ सर्वाइवल आपने पढ़ा होगा कि जो जिससे ज़्यादा बेसिकली बेहतर है वो वही जीवन में सर्वाइव करता है, बाकी को छोड़ करके जाना होता है। तो चलो कीड़े मकोड़े एक दूसरे को मार रहे हैं और अपने आप जी रहे हैं, तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन यार यहाँ पर बट अपराइट मैन, जो सीधा खड़ा हुआ इंसान है, जो मनुष्य है, सीक्स हिज डिविनिटी बाय इंफेक्टिंग पेन। भाई दूसरे आदमी को परेशान करके दूसरे के दुख में जो है डिविनिटी को ढूंढ रहा है, ये कहाँ का मतलब बात हुई है। भाई आप ह्यूमन हैं, तो आप डीह्यूमनाइजिंग वाला काम क्यों कर रहे हैं, मानवता वाला काम करिए। लेकिन ये मनुष्य, अब जानवर हो आप, पशु पक्षी हो, वो चलो ठीक है समझ में आता है, लेकिन आप कैसे। तो ये वाला याद रखना, यहाँ से एक लाइन है, अपराइट मैन सीक्स हिज डिविनिटी बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन, ये वाली लाइन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गैलेरियस एज दीज वर्डी विस्ट। अब ये जितने भी वर्डी विस्ट हैं, वर्रीड विस्ट हैं, मतलब ये काफी ज्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं। हिज वॉर्स डांस टू द टाइटन कारकैसेस ऑफ ड्रम। देखो एक बात समझना, ये जो ड्रम बना हुआ है ना बेसिकली, ठीक है, ये किसका बनता है ड्रम, ढोलक किसकी बनी होती है, बेसिकली ऑब्वियसली एनिमल्स की स्किन की। तो ये जितने भी कॉलोनाइजर्स रहे हैं, इन्होंने जहाँ जितने एनिमल्स थे उनको मार डाला है, और उनके स्किन से बनाए गए ड्रम पर, ठीक है, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं युद्ध के, उस पर ये सब डांस कर रहे हैं। और इसीलिए जितने भी यहाँ पर विस्ट हैं वो सब वरीड हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वाइल सी कॉल्स करेज स्टिल दैट नेटिव ड्रेड ऑफ व्हाइट पीस कॉन्ट्रैक्टेड बाय द डेड। अब यहाँ पर बात समझना कि जो नेटिव्स यहाँ पर हैं वो डरे हुए हैं, किससे, व्हाइट पीस से। व्हाइट पीस का मतलब अंग्रेजों की शांति से, क्योंकि इनकी शांति कब आएगी, कॉन्ट्रैक्टेड बाय डेड, जब सब यहाँ मर जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है वो अपने करेज को इकट्ठा कर रहा है और लोगों को बोल रहा है कि इन सबको मार दो, तब उसी में शांति है। और इस चीज को देख करके जो वहाँ के नेटिव्स हैं वो बेसिकली डरे हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, से यस और नो ओनली, यू कैन मेंशन योर। यस सर। यस सर। समझ में आ यस रहा है सर। तो वाई टाइप करें, नहीं समझ में आ रहा है
नो 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 टाइप करते हैं, कोई नहीं। चलो भैया जी आगे बात करते हैं। आप यहाँ पर अगली लाइन भाई साहब इंपॉर्टेंट दिख रही है, लिखा है अगेन ब्रूटिस नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड्स अपॉन द नैपकिन ऑफ डर्टी कार्ड। अब आप समझिए जो ब्रुटैलिटी है, ठीक है, वो अपने हाथों को पोंछ रहे हैं, वो भी किस नैपकिन से, जो डर्टी कार्ड से भरा हुआ है। कहने का मतलब है कि ये जिस के थ्रू हाथ पोंछने की कोशिश कर रहे हैं वो भी डर्टी कार्ड से हुआ, मतलब जिस भी इनके एक्शंस हैं, ऑल दोज एक्शंस आर फिल्ड विद एक्सप्लॉइटेशंस, राइट। और इसीलिए अगेन अ वेस्ट ऑफ आवर कंपैशन, तो ये हमारा नहीं है जैसे कि स्पेन के साथ में हुआ था। अब ये अगली लाइन बता, हमारे बॉलकोट जी कहते हैं द गोरिल्ला रेसल्स सुपरमैन। अब यहाँ पर जो सुपरमैन वर्ड यूज किया गया, हमसे पूछा जा सकता है किसको रेफर किया गया है, यूरोपियंस को, यूरोपियंस को। गोरिल्ला मतलब ये जो किकियो वाले जो थे ट्राइब्स, आप जानते हैं गोरिल्ला मतलब एक टेक्निक यूज हुई होती है, मतलब जो छिप छिप करके वार करते हैं। तो ये गोरिल्ला जो है बेसिकली सुपरमैन के साथ में लड़ाई करने कहाँ से जीतेंगे। अब यहाँ लाइन आती है देखो की, ठीक है, आइडेंटिटी की ये लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली। ये कह रहे हैं कि आई हु एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ, मेरे अंदर तो दोनों का ब्लड है, मतलब यूरोपियन भी हैं और अफ्रीकन भी हैं वहाँ, क्योंकि इनका दोनों जो है बेसिकली डिसेंडेंट वहीं के हैं, ये वंशज रहे हैं ये। दूसरा ये भी है कि क्या ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेसिकली इंग्लिश में ये लिख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज उन्हीं की है, तो वही कह रहे हैं कि हमारे अंदर तो ब्लड दोनों का है। तो मैं अब किसको सही बताऊं कि क्यों जनजाति वाले या अफ्रीकन लोग सही हैं या फिर यूरोपियन ने जो किया वो गलत है, किसको मैं बोलूं। वेयर शैल आई टर्न डिवाइड टू द वेन, कि जो हमारे नसों में खून है उसको मैं कैसे डिवाइड करूं, कैसे बांटूं। आगे कह रहे हैं कि आई हु हैव कर्स्ड द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, कह रहे हैं कि आई हु हैव कर्स्ड द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या मैं जो ऑफिसर हैं ब्रिटिशर्स उनके रूल को लेकर के क्या मैं उनको कर्ज करूं, क्या उनको बोलूं। हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग, अब अफ्रीकन लैंग्वेज भी है और इंग्लिश टंग, तो कह रहे हैं किसको मैं चूज करूं। आई लव, किसको मैं प्रेम करूं। बेटर देम बहुत, अगर मैं किसी एक को करता हूं तो दूसरा नाराज, दूसरा तो दूसरा, मैं तो दोनों की तरफ लॉयल हूं। अगर किसी एक को छोड़ रहा हूं तो ये बेटर हो जाएगा। और गिव बैक व्हाट दे गिव, अब जो कुछ मुझे उनसे प्राप्त हुआ मैं उनको कैसे रिटर्न कर सकता हूँ। हाउ कैन आई फेस सच अ स्लॉटर एंड बी कूल, अब एक चीज को छोड़ना मतलब स्लॉटर है, और इस स्लॉटर को देखते हुए मैं कैसे चुप हो जाऊं। दूसरा, ये जो यहाँ पर कॉलोनाइजर कर रहे हैं, जो यहाँ पर लोगों को मार रहे हैं, इस वाले जो है स्लॉटर्स को देख करके कैसे चुप हो जाए, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर बायस होके बोलूंगा तो फिर दोनों के प्रति वफादार नहीं होऊंगा। तो हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लीव, तो अफ्रीका को छोड़ करके दूसरी बात कैसे कहीं आगे जा सकता हूँ। ठीक, तो ये थी आपकी आज की पोएम जो हम लोगों ने पढ़ी, और आज का था आपका ये सेशन, इसमें हमने डायरेक्ट वॉलकोट के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देखे, उनकी हमने बायोग्राफी में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो देखे, और हमने आज की पोएम को कवर किया। उसमें जो उनका थीम था, ये जो इंटरनल फैक्ट्स थे, एक्सटर्नल फैक्ट्स थे, उनको किया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पर 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, 3 डेज डेमो लेने के बाद बताइएगा हाउ डू यू फील। ठीक, सभी को शुभ रात्रि, सो जाइए आराम से जाकर के। Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट।